हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज बन गया, और ये है पाठ 18 जिसे लिखा है विनीता पांडे जी ने। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो ये एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्या होता है? ये इंटरव्यू है, ठीक है, जिसमें कि हमारे संवाद है। दो जन बातें कर रहे हैं, कभी इनका डायलॉग चल रहा है, कभी उनका डायलॉग चल रहा है, दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई आंसर दे रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर डायलॉग बोलते हैं। और वो किस फॉर्म में है? इंटरव्यू के फॉर्म में। और इंटरव्यू को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? साक्षात्कार बोलते हैं। तो देखते हैं, हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले की कहानी है। जब वो 35 वर्ष के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ। किसने लिया था? विनीता पांडे जी ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ पर है, जो कि छपा हुआ था, ठीक है, जो कि न्यूज़पेपर में छपा हुआ छप गया था। उसका एक पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो विनीता इंटरव्यूअर है, ये इंटरव्यू ले रही हैं। तो ये कहती हैं, खिड़की पुणे के तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में हमें कुछ बताएं। तो धनराज जी कहते हैं, बचपन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। अब ये अपने पुराने दिनों से कुछ संस्मरण टाइप से है, ये जो कि अपने यादों से कुछ जीवन के कुछ पल निकाल के और वो बता रहे हैं। तो कहते हैं, बहुत संघर्ष भरा था, हम बहुत गरीब थे, दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी ये शौक आया। पर हॉकी स्टिक खरीदने की हमारी हैसियत नहीं थी, ले इसीलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांग कर और काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब जो इनके घर में एक हॉकी स्टिक थी, उन्हें तब मिलती जब इनके बड़े भाई दोनों खेल के आ जाते, तब इनको मिलती थी। तब तक बहुत ही अपने आप में पेशेंस बनाए रखना पड़ता था कि हाँ, मेरा नंबर अभी नहीं आया है, जब मेरा नंबर आएगा तब मुझे हॉकी स्टिक मिल जाएगी। जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया तो उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। तो उनके भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया जाता है, तो अपनी पुरानी स्टिक क्या करते हैं? अपने भाई को दे देते हैं। तो वो तो भाई की पुरानी थी, हो गई थी, लेकिन उनके लिए तो नहीं थी, और उनके लिए बहुत कीमती थी। और वो क्योंकि वह उनकी अपनी हो गई थी, अब वो कभी भी हॉकी खेल सकते थे, उन्हें अब किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 के मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे की तरह था। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे जी ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खिंच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव हैं। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझे कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, पतले दुबले थे, और मैदान में भी, मैदान से बाहर भी। 1986 में सीनियर टीम में डाल दिया गया। मैं बोरिया बिस्तरा बांध कर मुंबई चला गया आया। उस समय मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल, हमने खूब धूम से धूम मचाई, मतलब खूब मजे से खेला और हम जीते। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि ओलंपिक 1988 में के नेशनल कैंप में शायद मुझे बुला लिया जाएगा। इस बार का मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें निराशा मिलती है, उन्हें ऐसा नहीं बुलाया जाता। लेकिन एक साल के बाद उन्हें ऑलविन एशिया कप के कैंप में उन्हें चुन लिया जाता है। तब से लेकर आज तक मैं उन्होंने कहते हैं कि मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा।
विनीता पूछती हैं कि आप विद्यार्थी जीवन आपका कैसा रहा है, स्कूल के दिनों में आप किस प्रकार के यादें जुड़ी हैं। तो धनराज पिल्ले जी कहते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड़ी था, इस किसी तरह से मतलब ऐसे ही था, एवरेज स्टूडेंट था। किसी भी तरह मैंने टेंथ पास किया और मुझे उसके आगे का कुछ मामला बहुत कठिन लगता था कि पता नहीं मैं आगे कैसे पढ़ूंगा, है ना, टेंथ के बाद क्या होगा मेरा। लेकिन वो कहते हैं कि उनको हॉकी खिलाड़ी अगर वो नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। देखो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एजुकेशन में अच्छे नहीं निकले तो कम से कम आप कहाँ पे अच्छे निकले, फिजिकल टूर्नामेंट वगैरह में आप खेल रहे हो, वहां पर आपने अपना एक अवधा बना लिया है। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कहते हैं। अब विनीता पूछती है आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते, मतलब आप थोड़ी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं। तो धनराज कहते हैं इस बात का संबंध जो है ना मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं ओपन माइंडेड हूँ। मैं अपने मन में किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं रखता। जो मुझे लगता है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। बाद में कई बार मुझे पछताना भी पड़ता है कि अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर एक छोटी बड़ी चीज से जूझना पड़ा है, जिससे कि मैं आज चिड़चिड़ा सा हो गया। साथ ही मैं बहुत ही इमोशनल इंसान भी हूँ, और मैं किसी की तकलीफ को देख नहीं सकता, और अपने दोस्तों और परिवार की मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, बहुत मैं कद्र करता हूँ, उनको समझता हूँ, उनके लिए मैं चीजें करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अब विनीता कहती है आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। तो आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, तो अपनी फैमिली के बारे में पूछती हैं। तो धनराज जी कहते हैं कि मुझे प्रेरणा अपनी माँ से मिली है, जब उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की, और मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर मैं बातें करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। देखो अभी ये माँ है यहाँ पर, वो कितनी बड़ी बात सिखा रही है कि अगर तुम कितना भी जीवन में आगे बढ़ जाओ, लेकिन तुम बेस पर रहना, अब उस वो घमंड मत लाना। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह ही है, और वो मेरी प्रेरणा स्रोत है। मतलब यहाँ पर परिवार का इम्पोर्टेंस बताया गया है, परिवार में वैल्यू को बताया गया है, फैमिली वैल्यूज को बताया गया है। अगर आपको भी जीवन में अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो अपने परिवार की वैल्यू करना सीखो। जब अपने माँ बाप, अपने घर में रहने वाले बड़ों का अगर आप इज्जत करोगे, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे चली आएगी। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास, एस्ट्रो घास, मतलब जो आर्टिफिशियल घास होती है, उसको आपने उस पर हॉकी कब खेली। धनराज कहते हैं मैं सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने के लिए 1988 में मैं दिल्ली गया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्यालयों मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुण को गुण बता रहे थे। और वे बताने लगे कि लगा और जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं झुककर उस मैदान को छू रहा था। वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे कैसे खेलते हैं, और ये उस घास को फर्स्ट टाइम देखी थी, नकली घास, आर्टिफिशियल घास को, तो वो उसे छूकर देख रहे थे कि भाई ये होती कैसे है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इतना तरक्की कर गया है कि नकली घास भी आप उगा सकते हैं। फिर विनीता पूछती है हर युवक का सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास देखा है कि उन्हें
कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। तो धनराज कहते हैं कि मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेटे वाला आदमी हूँ। ओके, फिर ये तो हमारा हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर वो स्लाइड रिपीट हो गई है, ठीक है। तो धनराज कहते हैं कि मेरी पहली कार जो थी ना, सेकंड हैंड आर्मडा थी, और मुझे सबसे पहले मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी मुझे। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में ट्रैवल करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने मुझे एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ, लेकिन लोकल ट्रेन में सफर करने से बचना चाहिए, ये इनको उस दिन समझ में आ जाता है। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। जो भी थोड़ा बहुत कमाता अपने परिवार, उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की, माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है, और मैंने 2000 में इसे खरीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, वो मैंने अपनी कमाई से खरीदा है। विनीता कहती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो धनराज कहते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में मुझे कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना। देखो लोगों की कितनी प्रायोरिटी होती है ना। जो एक संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उसकी प्रायोरिटी होती है कि अगर मैं आगे बढ़ गया हूँ तो मेरे परिवार वाले भी खुश रह सके, तो उनके लिए वो जीता है। ऐसे 100 में कुछ 2 या 3 लोग होते हैं। मैं तो ये चाहूंगी कि आप लोग भी बनो, अपने परिवार को प्रायोरिटी दो। आपका परिवार, आपके माँ बाप कितने संघर्ष के साथ आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो उसका आपको ये करना चाहिए, उसका वैल्यू करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर विदेश में जाकर खेलने में से जो कमाई हुई, मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर तो छोटा जरूर था, पर हम सबके लिए काफी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह घर ऐसा है जिसे खरीदने का मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। विनीता, सेलिब्रिटी के साथ एक मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज कहते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हमें आज यहाँ पर ये प्रतिष्ठा मिली है। तो ये थी एक साक्षात्कार जिसमें धनराज पिल्ले जी ने अम, अपने जो स्ट्रगल वाले दिन थे, जो अपने बहुत ही तकलीफ वाले दिनों से एक अच्छे से पवई में महंगे रेसिडेंशियल एरिया में जब वो रहने गए, वहां तक के सफर को उन्होंने बताया। साथ में बताया कि जैसे जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब वो अपने फैमिली को जिस तरीके से देखते थे, सक्सेस होने के बाद भी उनकी माँ ने उन्हें सीख दी कि तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, अपने परिवार का तुम धरती पर ही रहना, क्योंकि हम कितना भी ऊपर उड़े, हमें लौट के धरती पर ही आना है। तो वो आगे तो बढ़े, लेकिन उन्होंने अपने परिवार में देखा था कि किस किन चीजों की कमियां हैं, उन्हें भी उन्होंने पूरी करने की पूरी कोशिश की, और वे सक्सेस भी हुए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। आप लोग का एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, फीडबैक का काम करता है, ताकि मैं ऐसी और भी अच्छे अच्छे क्लासेस बनाऊं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, और सेशन में ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।